या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली में श्री राम कॉलेज की, वहाँ एक स्टूडेंट की जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी ली और फिर किस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में या बड़ी मेट्रो सिटीज में अवेयरनेस ठीक ठाक है, लेकिन इस कहानी के बाद ऐसा दिखता नहीं है। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि बच्चे ट्रेडिशनल स्ट्रीम से हट के दूसरी स्ट्रीम्स पे जाएं, मैथ साइंस ले, और उसके लिए स्कॉलरशिप भी शुरू की गई है। लेकिन जब दिक्कतें अभी आर्ट्स को लेके ही आ रही हों तो मैथ और साइंस बड़ी दूर की चीज लगती है। हर बार हमें हर जगह लड़ना पड़ता है, चाहे वो कोई गांव हो या बड़ा शहर हो। ये कहानी आपको बताएगी कि दिल्ली के कॉलेजेस में क्या कंडीशन है और लोगों का माइंडसेट आज भी कहाँ है। क्या वो ये नहीं चाहते कि विजुअली इम्पेयर्ड आगे बढ़े, जहाँ कुछ बायस्ड हैं डिसेबिलिटी को लेके? आखिर है क्या, आज बात करेंगे हम उसकी। तो हमारे साथ किरण है, जो श्री राम कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हैं। साइकोलॉजी उन्होंने ली है, लेकिन उन्हें डिमोटिवेट किया जा रहा है, डिमोरलाइज किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है ऑन द नेम ऑफ डिसेबिलिटी, और बिल्कुल भी मदद नहीं की जा रही है कॉलेज की ओर से। किरण, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते सर। किरण, बताएं थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में पहले तो लिसनर्स को। जी सर, तो मेरा नाम किरण खर्ब है और मैं वैसे हरियाणा से हूँ, पर मैंने अपनी सारी पढ़ाई दिल्ली से की है। और फिलहाल मैं अपने 6th सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर बीए फाइनल ईयर में हूँ साइकोलॉजी। और मैं लेडी श्री राम कॉलेज से साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, जिसे इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल है। यानी कि इंडिया में साइकोलॉजी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। हम्म। और जी, और इसके अलावा सर मैंने पढ़ाई सेंट मेरी स्कूल से की है, दिल्ली में ही है, जो सफदरजंग एन्क्लेव में है। और मेरे पापा बीएसएफ में है, सीमा सुरक्षा बल। वो फिलहाल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर पोस्टेड है। मेरी माता जी हैं, और जो मेरे साथ रहती हैं, मेरा बड़ा भाई है, वो भी देख नहीं सकता मेरी ही तरह। हम दोनों ही विजुअली इम्पेयर्ड हैं बाय बर्थ। और मेरा भाई फिलहाल टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज मुंबई से अपनी मास्टर्स कर रहा है। तो किरण, साइकोलॉजी ही क्यों लेना चाहते थे आप? क्या आपको लगता था कि आ, दिल्ली में जब आप साइकोलॉजी लेंगे, खास तौर पे नंबर 1 कॉलेज में, तो आपको चैलेंजेस आएंगे वहां भी? जी नहीं, सच कहूँ तो सर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। और खास तौर पर जब आप इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो रैंक नंबर 1 है उस सब्जेक्ट के लिए, तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। हाँ, अगर मुझे कोई और कॉलेज मिलता जिसकी रैंकिंग शायद इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं शायद सोच भी सकती थी कि चलो, फैसिलिटीज शायद नहीं है, इसी वजह से रैंकिंग भी अच्छी नहीं है। लेकिन इस कॉलेज के बारे में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। और सर साइकोलॉजी ही मैंने इसलिए ली क्योंकि 11वीं 12वीं में जब मैं इस सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हुई, तब मुझे बहुत इसमें दिलचस्पी आई। और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात थी कि मुझे जो अपना सपना है आईएएस बनने का, जो मेरा ड्रीम है, अगर मैं साइकोलॉजी लेती हूँ तो सिलेबस में तो चाहे उसका जितना कम या ज्यादा रोल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मुझे आगे जाकर बहुत काम आएगी लोगों को समझने में। बिल्कुल। अब हमें बताएं विस्तार में, जब आपने साइकोलॉजी ली तो टीचर्स का क्या रवैया था? किस तरह से आपको हरास किया जा रहा है वहाँ, किस तरह से डिमोरलाइज किया जा रहा है, क्यों आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, और क्या आपकी ओर से कुछ हुआ है? जा कैसे ये एकदम से ही, शुरू से ही टीचरों का जो नजरिया है वो इतना पथेटिक क्यों रहा है आपको लेके? सर मैं नहीं जानती क्यों रहा है, लेकिन मुझे ये बताया जाता है कि मुझसे पहले लेडी श्री राम कॉलेज में कोई भी ब्लाइंड साइकोलॉजी में नहीं रही है लड़की। ब्लाइंड यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट की जो डिसेबिलिटी है, उससे जुड़ी कोई भी लड़की एलएसआर की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कभी रही ही नहीं है। अब इसके मुझे कई कारण बताए जाते हैं। कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले जितने भी ब्लाइंड लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे यहाँ पे, हम उनकी सीरियस करियर काउंसलिंग करते थे। और उनकी काउंसलिंग से हमें ये पता चलता था कि उन्हें साइकोलॉजी करनी ही नहीं है, तो वो अपना एडमिशन खुद ही चेंज करवा लेते थे। मैंने कहा अच्छा, कोई बात नहीं। और कहते क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि हम बैच भी पहला बैच थे, है मतलब, तो उन्होंने कहा आपकी काउंसलिंग हो नहीं पाई और आप इस कॉलेज में मतलब आपका एडमिशन हो गया। मैंने कहा अच्छा।
ये बात एक पता चलती है, फिर सब अपना अपना नजरिया देते हैं सर। तो और रही बात, आप बताओ अपनी स्टोरी कि आपको किस तरह से वहां पे परेशान किया जा रहा है। जी सर मैं बताती हूँ, मुझे पहले 2 सेमेस्टर्स में तो एक भी किताब नहीं मिली एक्सेसिबल फॉर्मेट में। ना ही रीडेबल ई बुक मिली और ना ही ब्रेल बुक दी गई। मेरी डिमांड तो शुरुआत से ब्रेल बुक्स की ही थी। मतलब बेशक से आज कंप्यूटर का दौर है, लैपटॉप का दौर है, मैं टाइप करके ही अपने एग्जाम्स भी देती हूँ और असाइनमेंट्स भी देती हूँ, पर मैं ब्रेल से जुड़ी हुई हूँ। आज भी मैं कविताएं लिखती हूँ तो मेरा पहला सोर्स ब्रेल ही होता है। तो क्योंकि सर कंप्यूटर कभी ना चले, कुछ भी डिपेंडेंसी इतना नहीं होनी चाहिए एक ही चीज पर ना। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे ब्रेल बुक्स चाहिए, तो वो तो मुझे साफ मना कर दिया गया कि ब्रेल बुक्स की तो सुविधाएं हैं ही नहीं कॉलेज में। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बोला तो आप फिर एक काम करिए, ई बुक्स दे दीजिए। तो इन लोगों ने एक्सेसिबल ई बुक्स भी मुझे अवेलेबल नहीं करवाई। रीच जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है उसकी कोऑर्डिनेटर थी एक लड़की, मेरी दोस्त रही थी वो, और उसने मदद नहीं की मेरी। नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, शायद वक्त आने पर बता भी दूं। तो उन्होंने मेरी मदद नहीं की। एग्जाम से 15 दिन पहले मुझे कह दिया गया हम तो आपको एक भी किताब नहीं दे सकते, जबकि मैं हर 10-15 दिन में उनसे पता करती रहती थी कि मेरी बुक्स बन रही हैं क्या, क्या स्टेटस है। तो बोलते थे हाँ हाँ बन रही हैं। पेपरों से 15 दिन पहले बोलते हम तो आपको एक भी किताब नहीं दे सकते। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर ऐसे कॉलेज में मतलब क्या फायदा है रहने का। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज छोड़ देती। उस समय मेरी एक प्रोफेसर है डॉक्टर मेघा ढिल्लोन, जो हमारी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, और मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल उन्हीं के साथ थी फर्स्ट ईयर से। तो मैंने उनको बताया कि मैम देखिए मुझे बुक्स तो मिल नहीं रही, मैं ये सेमेस्टर तो जैसे तैसे, अब ये ईयर तो मुझे पास करना पड़ेगा जैसे तैसे जो भी हो, लेकिन अब मैं ये कॉलेज छोड़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आपको मैं ये कॉलेज तो छोड़ने नहीं दूंगी, डिग्री तो आपको यहीं से ले जानी होगी। तो मैंने कहा मैम कैसे। मैम ने कहा बेटा अगर आज आप चले गए तो कल आप जैसा और कोई भी हमारे पास नहीं आएगा ऐसे तो, क्योंकि वो डिसेबिलिटी को लेकर एक बहुत अवेयर इंसान है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला आप मुझे बुक का नाम बताओ, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट की हो या ना हो, मैं बुक बनवाऊंगी आप। और आप बुक नहीं बनी तो मैं वॉइस नोट भेजने के लिए भी तैयार हूँ, मैं रीड करके सुनाने के लिए भी तैयार हूँ। फिर बाद में तो उन्होंने एक इंक्लूसिविटी सर्कल की शुरुआत की हमारे डिपार्टमेंट में ही मेरे लिए। मैम के दिमाग में ये बात आई कि मैं एक सर्कल शुरू करती हूँ जो किताबों पर काम करेगा, जिसमें वॉलंटरीली बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, जो मेरी बुक्स बनाने में मदद करेंगे, ई बुक्स को ठीक करने में मदद करेंगे। क्योंकि सर साइकोलॉजी की एक एक किताब बहुत महंगी होती है, कोई 3,000 की है, कोई 4,500 की हम्म। है, जो भी पूरी नहीं आती। हम्म। दो 2-4 चैप्टर आते हैं तो सर वो भी 3-4 महीने के लिए। तो 3-4 महीने के लिए वो भी जब पूरी किताब नहीं आ रही तो आप 6-6 हजार रुपए लगा के क्या करेंगे। और सर हर इंसान इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं होता कि लगा सके। हम्म। तो कहते क्या थे, मतलब प्रॉब्लम क्या थी वहां के टीचर्स को किताबें देने में जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बना है? उनको दिक्कत क्या है? कौन से टीचर्स हैं जो आपको परेशान करते थे? फिर जो आपकी आगे जाके बात बनती है कि डिसेबिलिटी के नाम पर भी वो आपको हरास करना शुरू कर दिया, बिल्कुल सर। तरह तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करनी शुरू की। तो वो सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? वो सिलसिला सर इन किताबों की वजह से शुरू हुआ। क्योंकि मुझे मेघा मैम ने बोला था आप बस हर टीचर से बुक का नाम और ये पूछ लेना कि बुक के कौन से चैप्टर आएंगे। तो उसके लिए मुझे टीचर्स के पीछे जाना पड़ता था कि मैम आप बता दीजिए, मुझे पूरा बता दीजिए। क्यों, टीचर तो जो जो चैप्टर पढ़ाते जाएंगे उसका बताते थे। मैं बोलती थी मैम ऐसे तो आप 15 दिन पहले सिलेबस खत्म करोगे पेपरों से, और तब उसका पार्ट बताओगे कि ये वाला पार्ट पढ़ लेना, लेकिन 15 दिन में मेरी बुक बुक का वो वाला पार्ट तैयार क्यों कैसे होगा, वॉलंटियर्स को भी तो अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो मैंने बोला मैम आप मुझे पूरे सिलेबस का एक साथ लिस्ट बना के बता दिया करो सेमेस्टर के शुरुआत में ही। तो एक प्रोफेसर है सेंटी लोंगचार नाम से, उनके पास भी मैं गई इसी सिलसिले में। तो 2-3 बार तो उन्होंने मुझे टाला कि हाँ मैं बता दूंगी, अच्छा चलो मेरी क्लास है और इन सब चीजों को लेके। और एक दिन हम अकेले ही बात कर रहे थे, डिपार्टमेंट में ही थे पर रूम्स के बाहर थे और अकेले खड़े थे। इन्हीं किताबों की वजह से मैं उनके पास गई थी। तो उन्होंने बात बातों में बात तो शुरू की, और उसके बाद बात बातों में बोल दिया तुम जैसे अंधे लोग, पहले तो हम तुम जैसे लोगों को लेते भी नहीं थे, वो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से पढ़ाना पड़ रहा है। और ये बात का सबूत है मेरे पास कि मैंने जो कॉलेज को बाद में एप्लीकेशन दी थी इस कंप्लेंट को लेकर, उसमें भी ये बात मैंने कोट की हुई है, जिस पर कॉलेज का स्टैंप भी है कि हाँ उन्हें ऐसी एप्लीकेशन मिली है। फिर एक और प्रोफेसर है पुष्पिता बेहरा नाम से, उन्होंने क्या किया, 4th सेमेस्टर में साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब मैथ्स में मुझे पहले ही थोड़ी दिक्कतें रही हैं, लेकिन वो तो मेरी स्कूल की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर एनी कोशी मैथ्यू, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं आप 10th तक मैथ्स जरूर पढ़ोगे,
उन्होंने मेरे लिए जहां से हो सकते हैं टैक्टाइल, मुझे 8th 9th में पता चला कि टैक्टाइल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, उन्होंने बुक्स मंगवाई, खास तौर पर मेरे लिए बनवाई, जो बुक्स मैंने अब तक संभाल कर भी रखी हैं, अगर किसी को देखनी हो तो एज अ प्रूफ कि हाँ, मतलब एज अ प्रूफ तो नहीं, उन्होंने तो मुझे एज अ मेमोरी रखने के लिए कहा था कि बेटा रखना, आपको कभी भी काम आ सकती हैं, तो मैंने रखी हैं। उन्होंने ज्योमेट्री किट्स मंगवाई मेरे लिए और मेरा 10th तक मैथ्स पूरा करवाया। इसी वजह से मैंने 11th 12th में इकोनॉमिक्स ले लिया। तो मुझे, तो सेकंड सेमेस्टर में जब स्टैट्स आया था और मेरे पास बुक्स भी नहीं थी, तो मैंने वो पास इसलिए कर लिया क्योंकि वो 12th की इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ था। लेकिन 4th सेमेस्टर में दोबारा स्टैटिस्टिक्स आया और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और उसमें 12th का कोई भी मतलब ऐसा मेल जोल नहीं था। तो मैंने उन टीचर को बोला कि मैम, जैसे बोर्ड पर 3 नंबर लिखे हैं, तो दिस इंटू दिस बोलने की जगह आप वो नंबर बोल दिया करो कि ये इंटू ये, ताकि मुझे भी पता रहे और मैं भी कैलकुलेशन कर पाऊं। उन्होंने पहले तो बोल दिया कि मैं करूंगी, पर उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया। फिर उसमें ग्राफ्स थे, तो मैंने कहा मैम देखिए, आप प्लीज मुझे ग्राफ्स पढ़ा दीजिए अलग से समय देकर। तो उन्होंने कहा देखो, मुझे टेक्निक नहीं आती। मैम, टेक्निक जिन्हें आती है उनसे मैं आपको जोड़ूंगी, ये मैंने उनसे कहा कि मैम एनएबी में मैं लोगों को जानती हूँ, और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ब्लाइंड लोगों को मैथ्स पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं, तो वो आपको टेक्निक बता देंगे, पर कॉन्सेप्ट तो मुझे आप ही को समझा, आपको ही मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो एक नॉर्मल मैथ्स टीचर नहीं समझा सकता। तो उन्होंने ऐसे ही सेंटी मैम वाला बिहेव किया कि 3 4 बार बात की और लास्ट में बोल दिया आई कैन नॉट टीच अ ब्लाइंड पर्सन। और उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं उस सब्जेक्ट में आगे जाकर फेल हो गई, जिसका जिसका सबूत मेरी मार्कशीट है, और जिसका पेपर भी अभी मुझे जून में देना है इस साल। तो फॉर्मल कंप्लेन दिया आपने हायर अथॉरिटीज को, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में, तो आपने इन सब चीजों को लेके कोई कंप्लेन की? जी सर। तो मैंने उसके बाद जब रिजल्ट आया, जून में पेपर खत्म हुए हमारे, तो जब रिजल्ट आया और मुझे पता चला कि मैं फेल हो गई हूँ, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि बेटा अब तो आवाज उठाओ अपने लिए। और तब मैंने एक फॉर्मल एप्लीकेशन ड्राफ्ट की और सीधा प्रिंसिपल मैम को दे दी। लेकिन मैं प्रिंसिपल मैम ने भी कोई मदद नहीं की, मैं उनके मुंह पे भी बोल सकती हूँ ये बात, कोई शर्म नहीं है, उन्होंने मदद नहीं की। स्टाफ, जो हमारी स्टाफ कोऑर्डिनेटर है ज्योत्सना अरोरा मैम, उन्होंने तो मुझे ये तक कह दिया, अगर यही क्रांतिकारी हरकतें करनी है तो अपना मकसद क्यों नहीं बदल लेते जिंदगी का, शांति से पढ़ लो ना, यहाँ पे आए हो तो। तो आपने बोला नहीं, वही तो नहीं कर रहे आप लोग? मैंने तो बहुत बोला है सर, मेरे पास हर, इन लोगों को पता हो मुझे नहीं पता, मैंने इन्हें मतलब उस टाइम बताया है शायद, वैसे तो मैंने, कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं हर एक सेशन की। सीसीपीडी मेरे गए आप? डिपार्टमेंट, नहीं सर, मैं सीसीपीडी नहीं गई। क्यों? क्योंकि सर ऑनेस्टली उस टाइम पर चीजें कॉलेज की तरफ से इतना बुरा भला मुझे कहा जा रहा था, तो जो रीच है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, उस टाइम तक उसकी कोऑर्डिनेटर चेंज हो चुकी थी, और मेरी एक क्लासमेट उसकी कोऑर्डिनेटर थी। जैसे 4 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो तो वो उन्हीं में से हेल्प एक कर रही? कोऑर्डिनेटर। नहीं नहीं सर, तो सुनिए तो उन्होंने मेरी सपोर्ट में एक लेटर लिखा कि किरण के साथ ये बुरा हुआ है, और वो चाहते थे कि ये लेटर पूरे कॉलेज को दिखाया जाए, ताकि कॉलेज के किसी और डिपार्टमेंट के किसी और बच्चे के साथ ये चीज ना की जाए। उनकी बात गलत तो नहीं थी, उन्हें बनाया ही इस काम के लिए गया है। तो उन्होंने मेरे लिए लेटर सामने से मुझे ऑफर किया कि हम मदद करना चाहते हैं, और उन्होंने लेटर बनाया भी, और उन्होंने ग्रुप पर शेयर कर दिया, जो व्हाट्सएप ग्रुप था इन लोगों का यूनियन के साथ। तो जो टीचर हेड हैं, कोऑर्डिनेटर्स रीच के, जो स्टाफ कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन लोगों ने, जिनमें से खुद एक टीचर तो ब्लाइंड है, और मैंने सुना है कि उन्होंने ही सबसे ज्यादा कंसिस्ट किया कि नहीं, ये लेटर तुम नहीं सुनाओगे। और मेरी वो जो फ्रेंड थी कोऑर्डिनेटर, उसको बहुत ज्यादा सुनाया गया और बहुत परेशान किया गया। ये बात हम्म। मुझे उसके थ्रू पता नहीं चली, ये मुझे कहीं और से पता चली है। कहीं लोग ये कहें कि उसने मुझे क्यों बताया, नहीं उसने नहीं बताया। बाद में मैंने उससे पूछा जरूर कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। उसको बहुत सप्रेस किया गया कि नहीं तुम ये, और आज तक उस लेटर को डिपार्टमेंट्स में नहीं भेजा गया। ये सारी कॉपीज है आपके पास? जी सर, वो लेटर मेरे पास है। और वो लड़की अभी भी, मैंने बोला कि एक काम करो, तुम मुझे उस लेटर का स्क्रीनशॉट लेके भेजो कि तुमने वो ग्रुप पे भेजा हुआ है, उस ग्रुप की चैट्स में से स्क्रीनशॉट लेके भेजो। उसने बोला यार, अगर मैं तुझे स्क्रीनशॉट भेज दूं तो क्या पता ये लोग मुझे आज फिर से मुझे परेशान करने लग गए, तो उसके अंदर इतना डर है, ये सोचिए आप। तो मैं कैसे काउंसिल तक जाती, तो क्योंकि आपकी मैंने भी पहली बार। हाँ फैमिली जी, का सपोर्ट है क्या आपको? आप चाहती क्या है बिल्कुल अब? सर। सर मुझे न्याय चाहिए, और अगर, मैं चाहती हूँ, वैसे पता नहीं कॉलेज करेगा या नहीं, पर मेरे जो 3 साल बर्बाद हुए हैं उसकी भरपाई कॉलेज को करनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से करे, पर करो लीगल भरपाई। लीगल फाइट के लिए भी ओके आप? हाँ जी, मेरे पापा को कल मैंने फिर, आगे बहुत सी चीजें हुई, अभी मंडे से बहुत कुछ चल रहा है,
वो जो स्टैट्स की टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि मेघा मैम ने उनसे कहा, मेघा मैम ने मुझसे पूछा बेटा आप पढ़ाई कब शुरू करना चाहते हो, क्योंकि मैंने कहा कि वो डिसेबिलिटी को लेके बहुत अवेयर है और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो हम्म। मैंने कहा मैम देखिए वो जो स्टैट्स वाली टीचर है उनके पास मैं तो बात करने नहीं जाऊँ, जो इज्जत से बात नहीं कर सकता मैं नहीं बात करूंगी। मैम बेशक मेरी डिग्री जैसा होगा देखी जाएगी। मैम ने कहा ठीक है, तो आपके बिहाफ में मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि वो आपको पढ़ाना चाहेंगी या नहीं पढ़ाना चाहेंगी। ये जो बाकी टीचर्स हैं जो मिसबिहेव कर रही थी साइकोलॉजी हाँ जी। वाली, तो हाँ आपने जी। प्रिंसिपल को कहा नहीं एक बार इनका भी साइकोलॉजी टेस्ट करवा लीजिए, ठीक ठाक हैं ये लोग? सर जरूरत तो बहुत है, लेकिन प्रिंसिपल मुश्किल से शायद 5-7 मिनट और उन्होंने उसमें भी मुझे ही लेक्चर दिया कि आपको शर्म नहीं आती, गुरुओं से बदतमीजी करते हो, आप ये करते हो वो करते हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ऑनेस्टली सर मैं एक हम्म। बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट है ये, और अगर मैं आप मतलब कोई भी सुने, मैं तो यही कहूंगी आधा सत्यानाश तो कॉलेज का प्रिंसिपल मैम ने ही किया हुआ है, क्योंकि जहां सीनियर अथॉरिटी ही कुछ नहीं करना चाहेगी वहां जूनियर्स तो ऐसे होंगे ही। और नेक्सस होता है ये पूरा। तो हम्म। ये सारी चीजें आपकी स्टडी को और पर्सनली कितना इम्पेक्ट कर रही हैं? बहुत इम्पैक्ट कर रही हैं। मैं तो 2 बार रह चुकी हूँ हॉस्पिटलाइज्ड। 2023 में मैं 16 दिन आईसीयू में थी। दिसंबर में, अभी भी दिसंबर में आई वॉज एडमिट। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा, और मेंटल हेल्थ का ये फीचर होता है कि जैसे मान लीजिए आपको बुखार है, तो बुखार से तो तभी आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेंटल हेल्थ के जो आफ्टर मैथ्स होते हैं बुरी मेंटल हेल्थ के, वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। तो सितंबर अक्टूबर में तो लड़ाई चलती रही, नवंबर को छोड़ के दिसंबर में वो आफ्टर मैथ दिख ही गए। 6 दिसंबर को आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, जिसकी वजह से मेरे 2 एग्जाम छूटे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो इल्जाम भी मैं कॉलेज पर ही डालूंगी, छूटे तो आप ही लोगों की वजह से है, क्योंकि हम्म। मेरी पहले तबीयत खराब होती थी, मैं ये नहीं कह रही नहीं होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी जितनी इन लोगों की वजह से होने लगी है इन 3 सालों। कॉलेज जाने से डर लगता है? नहीं सर, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। मेरे पास हर बात का सबूत है, और मुझे डर नहीं लगता। मैं टीचरों के मुंह पे, तो सर अभी जो मंडे वाली बात हुई थी ना, हम्म। उसके दौरान उन टीचर ने मुझे मीठा मीठा, मीठी मीठी जबान में बोला, हम्म। आई कांट टेक, उन्होंने बोला व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। मैंने कहा मैम आई एक्सपेक्ट कि आप इंक्लूसिव मैनर में पढ़ाएं। तो मैं मैम ने बोला आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप हर क्लास से पहले पढ़ के आना। प्यार से बोला बहुत। मैंने हम्म। कहा मैडम जी अगर मेरे पास किताबें होती ही पढ़ने लायक तो मैं आपको तो परेशान ही नहीं करती। तो दो चीजें क्लियर हैं। हाँ एक, जी। चाहे दिल्ली हो चाहे कोई गांव हो, जी। अवेयरनेस आज भी वहीं के वहीं खड़ी है। ये गवर्नमेंट का जो जितनी स्कीमों पे पैसा लग रहा है, जो एनजीओस का पैसा लग रहा है, वो पहुंच नहीं रहा जैसे पहुंचना चाहिए। अब वो कहाँ जा रहा है ये सोचने का विषय है। सर एक दूसरी वो जो सॉरी सर दूसरी आपको चीज बीच ये में है। रोका। दूसरी चीज मैं कंप्लीट कर लूं। जी। आज भी एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग की टीचर्स को, प्रोफेसर्स को डिसेबिलिटी से रिलेटेड बहुत जरूरत है। बिल्कुल। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। सर वो जो ब्लाइंड प्रोफेसर हैं जिन्होंने उस रीच के, सर मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें मेरे लिए क्रांति कर देनी चाहिए थी, लेकिन चलिए ठीक है, रीच के जो बाकी स्टाफ कोऑर्डिनेटर्स हैं जब उन्होंने लेटर को रोका, तो वो तो ब्लाइंड थी, वो तो एक ब्लाइंड की बात को समझ सकती थी। वो तो खड़े होके बोल सकती थी कि नहीं, हमारी कम्युनिटी के लिए लेटर लिखा गया है, इसको आगे जाने दो। और फिर मैंने अभी मुझे पता चला 2-4 दिन पहले कि स्कूल कॉलेज में तो ब्रेल प्रिंटर भी अवेलेबल है ब्रेल बुक्स प्रिंट करने के लिए, और मैं हैरान हो गई। मुझे लगा, जहां से मुझे पता चला मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं ब्लाइंड टीचर से मिलने गई कि मैम आप मुझे एक बात बताइए, कॉलेज में ब्रेल प्रिंटर है? कहती हाँ है। तो मैंने कहा मैम जब तब मैंने 2 साल पहले से मैं आप लोगों के पीछे लगी हुई हूँ सेकंड सेमेस्टर से, चलो फर्स्ट को तो काउंट भी मत करो, फर्स्ट सेमेस्टर को तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर से गिन लो, तब से मैं आप लोगों के पीछे लगी हुई हूँ कि मुझे बुक्स चाहिए। तब तो आपने मुझे नहीं बताया, आपने क्यों नहीं बताया मुझे कि कॉलेज में ब्रेल प्रिंटर है? कहती क्लिक नहीं किया होगा ना दिमाग में, बहुत रैंडमली बोल दिया। मैंने कहा वाह। तो कहती मुझे पहले ब्रेल की ही इतनी। आपका हम्म। जो है नजरिया प्रोफेसर्स का आपको लेके सही नहीं है ना कुछ मुझे लोगों तो से। नहीं लगता। हाँ। तो अभी आप मीडिया में भी इंटरव्यू दे रहे हैं, पहले भी आपने जी। दिया है, अब मेरे को भी दे रहे हो। जी। होपफुली और मीडिया आउटलेट भी पिक करेंगे इसको। जी। तो उसके बाद आपको लगता नहीं नजरिया और पथेटिक हो जाएगा, उन लोगों का और कोई तंग बात नहीं करेंगे? सर। तो आप प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह इस पूरी फाइट बिल्कुल। कंक्लूजन तक ले जाने के लिए? सर मैं सच बताऊं तो सर अगर मुझे इन लोगों की शिकायत करनी ही होती शुरुआत में, तो मैं कर देती, जब इन सेंटी मैम ने मुझसे बात कही थी या पुष्पिता मैम ने मुझसे बात जो भी बोला था। पर मैंने जब पुष्पिता मैम ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया, कोई बात नहीं। तो
मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने इनकी क्लास में जाना बंद कर दिया। मैं कोई बात नहीं, ये मुझे नहीं पढ़ा रही तो मैं इनकी क्लास में जाना रहने देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हम्म। मैं पहले ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ बात हुई होगी तभी मैंने किया आगे भी, क्योंकि प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो चेयरमैन है अरुण भरत राम जी, मेरी उनकी उनके साथ उनकी डॉटर इन लॉ भी मौजूद थी वहां पर। पौने घंटे मीटिंग हुई, उन्होंने तक मेरी बात को दबाया। वो कॉलेज में आए थे एक दिन पहले तो मुझे उनसे मिलने ही नहीं दे रहे थे, मैंने जबरदस्ती की तब तो जाके मुझे उनसे मिलने दिया गया। और मिलने भी क्या दिया गया, उन्होंने मेरी बात को दबाया ही। किसी एनजीओ को रीच आउट किया आपने? नहीं सर, मैंने किसी से बात नहीं की। आपसे ही बातचीत हुई थी शायद मेरी। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी सर, जो मैं दवाइयां ले रही हूँ और मैं हॉस्पिटलाइज थी, उसके असर की वजह से मुझे अब चीजें सही याद भी नहीं रहती। और ये लोग इसको मेरे अगेंस्ट यूज भी कर लेते अगर मेरे पास ये सारे सबूत नहीं होते तो। ये लोग तो आराम से बोल सकते थे कि बीमार है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही है। लेकिन मेरे पास हर बात की रिकॉर्डिंग है। बकायदा मैंने प्रिंटर तक का वीडियो बनाया है, ब्रेल प्रिंटर का, कि उसमें गले हुए कागज फंसा रखे हैं इन लोगों ने। फंसाए हुए हैं, फंसा रखे हैं, मैं तो यही कहूंगी फंसा रखे हैं। क्योंकि जब इन्हें पता था कि प्रिंटर को टेक्निकल चीजें, इलेक्ट्रिकल चीजें, साफ सफाई की जरूरत है, तो क्यों नहीं करवाते ये लोग। हमारा जो मेरा शो है, ये बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारी एनजीओज, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सब सुनते हैं। क्या अच्छा। चाहती हैं आप? अपना मैसेज आप लाउड एंड क्लियर किस तरह की सपोर्ट एनजीओ से चाहती हैं, किस तरह की सपोर्ट डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से चाहती हैं, और हम्म। कॉलेज से अब आप क्या चाहती? कॉलेज से हम्म। सबसे पहले तो जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको मैं ये कह दूं, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला एलएसआर के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आना चाहता है ना, तो कम से कम अभी आने वाले 5-7 साल तो ना आए। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, मैंने टीचर्स को भी ये बोली थी कि इस कॉलेज में आना मेरा सपना कभी भी नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये नंबर 1 कॉलेज है तो मैं यहाँ आई। तो मैंने यहाँ के लिए एम किया कि नहीं यार, अगर नंबर 1 है तो यहाँ बेस्ट पढ़ाई मिलती होगी। मुझे पढ़ाई सबसे बेहतर तरीके से करनी है क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। पर यहाँ की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आकर आप लोगों की जिंदगी नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। जब मेरे साथ ये हो रहा है तो आप लोगों के साथ तो सोचिए क्या होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, कॉलेज मेरे नुकसान की भरपाई करे। अब वो कैसे करे, उसके 3-4 ऑप्शंस मुझे दिए जाएं और फिर मैं बताऊंगी। और शायद तब तक मैं भी सोच लूं, फाइनलाइज कर लूं कि मुझे किस तरह भरपाई चाहिए, पर मुझे भरपाई चाहिए। तीसरी बात, जो बड़े बड़े सरकारी नेता या जो भी लोग आपका एक्टिविस्ट लोग इस बात को सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी इस बात को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए। क्योंकि आधे लोग जो मेरी कॉलेज के टीचर्स हैं, मुझे पता चल रही है ये बात, कॉलेज से ही पता चल गया। मैंने जो भी मीडिया में पहला इंटरव्यू जो मेरा अभी कॉलेज में फैला है कि हाँ भाई किसी ने ऐसा इंटरव्यू दिया है, आधे टीचर्स को तो, कॉलेज के टीचर्स को ये बात पता ही नहीं है कि ये सब भी हो रहा है किसी बच्चे के साथ। कॉलेज के ही टीचर्स को नहीं पता, बाकी लोगों से तो आप क्या उम्मीद करेंगे। क्यों? ये डिपार्टमेंट पता नहीं, कहते क्या ये बात, हर बात पता है क्या बोल के टालते हैं, ओ माय गॉड इट्स अ डिपार्टमेंटल इशू। मुझे प्रेसिडेंट तक ने शुरुआत में, उन्होंने मुझसे बात की थी, कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनियन की प्रेसिडेंट है अमीशी लांबा, उन्होंने मुझसे बात की थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं मैं आपकी सपोर्ट में रहूंगी। अगले दिन मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ, ना तो उन्होंने मेरे फोन उठाए, ना उन्होंने मैसेजेस का जवाब दिया। और जब उन्होंने फोन उठाया तो कहा अगर टीचर्स मुझे नोटिस भेजेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा फिर आप बेकार में प्रधानमंत्री क्यों बने हुए हैं। सॉरी मेरी भाषा आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैंने यही बोला। आप क्यों फिर ये टाइटल लेकर क्यों घूमते हैं आप कि आप स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब आप बच्चे का ही साथ नहीं दे सकते तो। मैंने कहा ठीक है आप मेरी मदद करें, चाहे अब अगर आप मेरी मदद नहीं कर रहे तो मैं आपके अगेंस्ट भी एप्लीकेशन लिख दूंगी, और ये मेरा हक है लिखना, क्योंकि वोट तो हम ही ने किया है आपको। तो फिर हम्म। इन्होंने मेरी जो डिपार्टमेंट की यूनियन है, जो उनकी जूनियर है, जो मेरी डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट है, मेरी क्लास में है, उनको बोला कि आपकी क्लास की लड़की मुझे ये बोल रही है। तो उसने बोला कि किरण तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे क्यों नहीं बता रही पहले। मैंने कहा तुम्हें पिछले साल बताया था, देख लिया तुमने क्या मदद की है। कहती किरण तुम्हारी मदद करने का मतलब होता 2 फैकल्टी मेंबर्स के अगेंस्ट जाना। तो मैंने कहा वाह, तुम सच का साथ नहीं दोगे पर टीचर्स की चमचागिरी बेशक करोगे। तो मैं जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सरकारी जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, जो ये शो सुन रहे हैं, उन सभी से ये कहूंगी कि पहले तो ऐसे चमचागिरी करने वालों के अगेंस्ट कोई रूल रेगुलेशन बनाइए। और अगर पहले से बना हुआ है, जो कि मुझे पता है बना हुआ है, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। बेकार में कागज भरने से कोई फायदा नहीं होगा। और हो सके तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि मेरे कॉलेज तो छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि पूरे देश में ये बात फैले कि इस कॉलेज में ये हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना सर, नाम बड़ा दर्शन छोटे, वही इस डिपार्टमेंट का हाल है। बिल्कुल। आए दिन मेरे पास दोस्तों ऐसी कंप्लेन्स आती है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जहां झांसी में रेलवे में
एक ब्लाइंड को मारा गया, पीटा गया, उसने सिर्फ छुट्टी मांगी थी और उसने कंप्लेन की थी, तो उसके बदले में अफसर ने पीटा उसको और कोई उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। किरण की दूसरी स्टोरी है, हर रोज की 3 से 4 स्टोरीज ऐसी मेरे पास आती है। समझ नहीं आता है कि हम किस दिशा में हैं, किस तरह की अवेयरनेस हो रही है, किस तरह लोग सेंसिटिव हो रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ किरण की नहीं है और बहुत सारे लोगों की है। तो क्या करना है, ये आप लोग इस फील्ड में हैं, गवर्नमेंट को भी एक सेंसिटिव ड्राइव रन करनी पड़ेगी इन इंस्टीट्यूट्स में, नहीं तो कंडीशन बद से बदतर होती जाएगी। किरण को सपोर्ट करें, श्री राम कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखें, उनके डिपार्टमेंट को लिखें, ट्विटर पे हाईलाइट करें ताकि किरण को जस्टिस मिले। हमसे बात करने के लिए किरण, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द नहीं सर, बेस्ट इन शुक्रिया योर तो फाइट। आपका बनता है, क्योंकि सर मैंने बहुत लोगों के सामने अपनी बात रखी है, मैं मजाक नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी के वो जो चेयरमैन है, वो जो मतलब कॉलेज के जो चेयरमैन है अरुण भरत राम जी, प्रिंसिपल, हर किसी को बोला। मेरी बात सुन तो सब लेते हैं, लेकिन मुझे हमेशा दबाया गया। आप उन कुछ 2-3 लोगों में से हैं जिन्होंने पहली बार में मेरी बात सुनी और मेरा साथ दिया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू किरण, थैंक यू। तो लिसनर्स, आज बात की हमने किरण से। अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे किसी और पर्सनैलिटी से, बात करेंगे डिसेबिलिटी के किसी और मुद्दे पर। सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि ये कंडीशन जो आज किरण की है वो हम पर भी आ सकती है। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टैंड विद किरण। थैंक यू सो मच।